हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट 8 जो सॉरी एटम्स है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करते हैं। तो उस दिन हमने कुछ एटम्स के ऊपर काम किया था। एटम्स को सबसे पहले किसने निकाला था? थॉमसन ने। उसके बाद काम किया था रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड। हम रदरफोर्ड के यहाँ तक कर चुके थे। असल में इन थॉमसन ने डेराइव किए थे कि भाई हाँ, एक एटम होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उसने एक ऐसे किया था कि कोई एक फ्रूट लिया, हम वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं, कि जो उसके सीड्स थे ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ इस टाइप के, वो सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक तरीके से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वेंट किया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर रदरफोर्ड ने किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिससे उसने फाइंड किया था कि एक एटम के सेंटर पे सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है। सारा पॉजिटिव चार्ज वो एक एटम के किस पे होता है? इस पे। फिर उसने निकाला था साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके लिए उसने एक इम्पैक्ट पैरामीटर की इक्वेशन यूज की थी। हम उसको एक बार फिर से देखते हैं कि उसने इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे किया। ठीक है, तो देखो, जब उसने बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया एक गोल्ड फॉयल के साथ, तो क्या किया? बाय चांस ये उसका सेंटर था। ठीक है, तो एक लाइन जो आई वो वापस यहां से चली गई। कोई एक लाइन ऐसी भी बाय चांस, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना? दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम जूम कर रहे हैं, तो एक लाइन क्या थी जो डेविएट हो गई। तो ये डिस्टेंस हमने किया था आर नॉट, और असल में ये आर नॉट है जब अगर ये वेव ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, कोई और जा रही है जिसका एंगल और ज्यादा है, सॉरी और ज्यादा है, और जा रही है जिसका एंगल और ज्यादा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई और है जिसका एंगल ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो उसने क्या किया कि जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट लाइन है विच स्कैटर्ड even by 1 डिग्री, even by 1 डिग्री। टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, जिससे उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस को भी डिफाइन। तो कोई लास्ट लाइन ली जो चाहे वो 1 डिग्री से क्या हुई हो, स्कैटर्ड हुई हो। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है, यहां से ये स्कैटर्ड हुई है और ये वाली मेरी मेन लाइन है, तो इससे ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज आर नॉट। जब कोई भी चीज मोशन में, तो जैसी बात है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है बेटा? हमारे किसके इक्वल है? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। जो ये आर है ये क्या था मेरे पास? रेडियस। तो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने कैसे निकाला था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम वी स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इम्पैक्ट पैरामीटर की कितने पैरामीटर, कितनी लेंथ तक उसका जो है एरिया रहेगा, वो कितनी ये उस तक है हमारे पास क्या रहेगा? एरिया रहेगा। ठीक है, तो देखो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम कैसे समझेंगे? जैसी बात है, जब सेंट्रल बॉडी आ गई है तो किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू किस फोर्स के इक्वल होगा? देखो ये वाला, अब चाहे इसके अंदर क्या लगा हो, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई बाई चांस उसने उसको अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, तो मैंने दोनों फोर्स लिख दिया, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो इस पे चार्ज है, जो इस पे क्या है? चार्ज है, वो कितना है? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर नॉट। सॉरी, इस बार मैं क्या निकालूंगा? आर नॉट का निकालना है, तो आर स्क्वायर से आर नॉट गया, तो आर नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम वी स्क्वायर। दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर की उसकी
आर की वैल्यू अगर मुझे चार्ज पता चल जाए तो उसका 1/4 और उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता चल जाती है, सॉरी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता चल जाती है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि हाँ उस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कहां तक रहेगा। ये आर नॉट जरूरी नहीं है, ये हम यहां से भी ले सकते थे। बस ये अज्यूम करना होता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम एंगल से क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद हमने किया था रदरफोर्ड मॉडल के भी कुछ क्या थी, ड्रॉबैक्स थे। उसने समझा नहीं पाया था कि भाई सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ही क्यों होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कब कौन से ऑर्बिट में स्टैंड करेगा या कौन से में जंप करेगा। तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्टेबिलिटी, तो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। क्यों, E1 कोई भी E7 की जगह कूद जाता था। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन के दो शेल्स हैं, तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 और E10। तो रदरफोर्ड ये स्टेबिलिटी नहीं समझा था। कई बार जब वो E2 की जगह तो E7 आ रहा, E1 की जगह E7 आ गया, E7 की जगह E6 आ जाता था, ये जाके किसी भी ऑर्बिट में स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाता था। दूसरी चीज, ये जो एग्जांपल था ये फॉर स्मॉल एटम्स के लिए था, और वो स्मॉल एटम्स मेरे हिसाब से दो ही थे, एक था हाइड्रोजन और एक था हीलियम, क्योंकि इसके बाद तो मास बढ़ने लग गया। तो उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो हमारा टॉपिक आज का है वो है बोहर एटम। ठीक है, बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने एक कंसेप्ट लेके आया। पहले उसके कंसेप्ट को समझो। बाय चांस दिस इज के शेल, this is L shell, and this is N, this is K, this is L, this is M and so on। ठीक है, अब K के अंदर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, E1 और E2। ठीक है, L के अंदर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, और इसके अंदर फिर ऐसे ही E11, E12, E13, E14 ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट करते हैं कि जो E1 और E2 की जो एनर्जी है, इनके अंदर जो एनर्जी है वो ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, एल शेल से, यानी E4, E5 अप टू E10। ठीक है, और इस E4, E3 और इन सब की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, यानी E3 से लेकर E10 तक के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए, यानी E11, E12 सो ऑन से। यानी उसने एक कंसेप्ट बनाया कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई एनर्जी विल स्टे अलोंग या नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा वो किसके पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस E1 और E2 की एनर्जी इन सब इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्लोजेस्ट आते जाएंगे। तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया बाइंडिंग एनर्जी का, वो सॉरी हाँ, उसने इसी को कंसेप्ट को बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रखे हैं, बाइंड कर रखे हैं, किसके साथ, विद एनर्जी। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो उसने एक फॉर्मूला बनाया 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन
तो n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। तो यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, बाय चांस फर्स्ट ऑर्बिट है, तो E इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर मींस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी फर्स्ट शेल में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड उसकी एनर्जी है तो वो किस में रहेंगे, फर्स्ट शेल में E1। E2 निकालो, कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय सेकंड ऑर्बिट आ गया। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम एनर्जी कितनी आएगी बेटा, सेकंड ऑर्बिट में आएगी 4, 13.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 6। यानी अब देखो 3.4 सेकंड ऑर्बिट के लिए रिक्वायरमेंट है बाइंडिंग एनर्जी, और 13.6 सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 9। तो 9 को जब मैं 13.6 से करूंगा तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E4 यानी फोर्थ शेल में कितनी होगी, फोर्थ शेल में कितनी होगी 13.6 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अराउंड 16 0 से किया तो E4 की वैल्यू 0.85, हाँ 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे में इन शेल्स की क्या निकालता जा रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो इसी को समझते हैं, थोड़ा सा फिर से बनाएंगे। जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, उसने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। E1 बाय चांस है 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की कोई वैल्यू है, वो है 7.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की वैल्यू है 9.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 की वैल्यू है बाय चांस 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 की जो वैल्यू है वो है बाय चांस 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E6 की वैल्यू है वो है क्या कहते हैं कुछ भी 4 या 3.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E7 की वैल्यू है 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E8 की वैल्यू है बाय चांस 12 कुछ भी ले लेते हैं 6.4 ले लिया मैंने, नहीं 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E9 की जो वैल्यू है वो बाय चांस E9 सॉरी इसी को लिख देते हैं E9, E8 की वैल्यू है बाय चांस 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E10 की वैल्यू है बाय चांस 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैंने ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी कंसेप्ट यूज किया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई एनर्जी विल स्टे अलोंग या नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस, ठीक है। इसका पहला शेल, इसका पहला शेल। तो पहले शेल में देखो हाईएस्ट एनर्जी इस वक्त किसकी है, जबकि जो ये 13.6 है ये मैक्सिमम है। 13.6 क्या है, मैक्सिमम है। यानी E1 में 3.4 से ज्यादा या 13.6 से कम की जो रेंज है, जो ये रेंज है ये किसकी है, K शेल की। ये किसकी रेंज है, L शेल की। ये किसकी रेंज है, M शेल की, ठीक है। लेकिन ये उसकी कमी थी, हम बाद में देखेंगे। अब बाई चांस देखते हैं इसमें हाईएस्ट एनर्जी देखो किसकी है, 9.11 सही है, 12, और ये देखो E7 की तो है 12.9, E8 की 13.1। जाहिर सी बात है जो फर्स्ट शेल बनेगा हमारा, यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो E7 और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा बेटा, E8, है ना। अब बनाते हैं इसका सेकंड शेल, इसका सेकंड शेल। तो जाहिर सी बात है मैंने 10 ही लिए थे, तो जाहिर सी बात 8 बच गए, 8 वो 8 किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8 हो गया।
E7 और 8 नहीं आएंगे, E9 और E10। ठीक, तो ये तो था बाय चांस। मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता हूं, E11 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बाय चांस में 7.4 इलेक्ट्रॉन, मैंने 7.4 तो नहीं लिया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहां पर एक ऑर्बिट और बनेगा, यहां पर एक ऑर्बिट और बन रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है बाय चांस। वो इलेक्ट्रॉन मैंने कौन सा लिया अभी, एक E11 लिया। E11 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है, मुझे दिख रहा है कि जो E1 है वो वीकेस्ट है, E1 है वो वीकेस्ट है। अब तक जब तक E11 मेरे पास नहीं था, E11 नाम का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ऑलरेडी एडजस्ट था। अब क्या होगा, E1 कमजोर है तो E1 यहां से जंप हो गई, यहां क्या बन जाएगा E11, और E1 कहां पहुंच जाएगा बेटा, यहां। यानी वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है, यानी when electron losses energy, it will jump to the outermost shell। वो किस में भाग जाएगा, outermost shell में। कब होगा, when a high energy electron is just entered। ठीक है, ये क्या हो गया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी के बाय चांस, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं E12, और E12 की एनर्जी है 13 हमने अभी कितने लिए 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन आया है E12, अब इसकी हाईएस्ट एनर्जी क्या कह रही है कि मेरे को तो अब हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से बन गए, E12 और E8। यानी अब यहां पर 7 क्या करेगा, यहां से भाग जाएगा। अब 7 की जो एनर्जी है वो 12.9, जाहिर सी बात है वो अब किसको भेजेगा यहां से बाय चांस, वो सबसे वीकेस्ट को। अब सबसे वीकेस्ट कौन सा है, आई थिंक E10, तो वो E10 को यहां से भगा देगा, E10 को क्या करेगा, यहां से भगा देगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, जो यहां से जंप किया था, यानी E7, और E10 कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। तो बोहर ने हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को बहुत इजीली समझाया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है असल में टोटली डिपेंड करते हैं एक काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये हमारे पास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 13.6/n²। तो फर्स्ट शेल में बाय चांस, जैसे अभी देखो रेंज आ गई 13.1 और 13.4, तो जाहिर सी बात है 13.6 तक की रेंज ये क्या कर लेता है, अंदर। बाय चांस अब एक एक्सेप्शन करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी एनर्जी है 14.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, हमें तो ये पता है कि मैक्सिमम एनर्जी फर्स्ट शेल में कितनी हो सकती है, 13.6, और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास यहां कहीं घूम रहा है जिसकी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन है बाई चांस 12 तक पहुंच गई 13, जिसकी एनर्जी है 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि के शेल में यहां पर क्या है, हाईएस्ट एनर्जी 13.6, 3.4, यानी 3.4 और 13.6 की रेंज के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, यहां आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी मोर देन 13.6 है तो वो यहां पर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, E13, वो कहां करेगा, यहां। और जैसे ही वो के शेल को जंप करेगा, इट विल कोइंसाइड विद न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, जाके टकरा जाएगा। यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है जिसकी एनर्जी के शेल था जब तक उसकी 13.6 थी, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। जैसे ही उसकी 13.6 से 14.4 आई, अब इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रह गया है, बहुत ज्यादा कम। यानी अब वो इंपैक्ट पैरामीटर जो हमने R0 निकाला था
वो जो है वो आर नॉट की वैल्यू और कम हो गया, यानी अब एंगल जो 1 डिग्री स्कैटर ले रहे थे अब वो मोर देन 180 हो गया है, तो ये इसके साथ क्या कर देगा, कोइंसाइड कर देगा। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑफ सेम मास या सेम एनर्जी सेम मैग्नीट्यूड मिक्स होंगे तो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो whenever an electron is having more than 13.6 electron volt energy then it will collide with nucleus and it destroy the nucleus। ठीक है, समझ आया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 13.6 से ज्यादा हो जाएगी वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब देखते हैं कि क्या इसी इलेक्ट्रॉन्स में इसी फॉर्मेशन को एक बार और देखते हैं। हमने कहा कि भाई जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज है वो है 3.4 से लेकर 13.6 तक। बाई चांस मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन 0.11, 0.34, 0.76, 1.21, 1.79, 3.1, 7.7 क्यों लेंगा, मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन है E11 की कोई वैल्यू है, बाई चांस 3 से नीचे रखेंगे हम 2.79, 3.1012, ये 3.11, 0.989, ठीक है, और 2.34, अच्छा 1.66 और 1.88। अब देखो जाहिर सी बात है, हमारी ये जो लॉ था, वैसे ये बोहर की एक लिमिटेशन भी थी कि वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने सीरीज बना ली, लेकिन मैं सीरीज से पहले इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि क्या है। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरा ना तो 3.4 से ज्यादा है, वो किस रेंज में आ रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग की रेंज में आ रहे हैं, यानी वो E7 में। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन से उसमें होने चाहिए, KLMNO सॉरी N तक है ना, तो क्या होने चाहिए, N शेल में होने चाहिए। लेकिन यही कंसेप्ट उसका थोड़ा सा डाउटफुल था कि इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म होगा। अब यहां पर फिर से एक फ्रीक्वेंसी आएगी, कौन सी, कि भाई जो हाईएस्ट है, अब इसमें से हाईएस्ट है आई थिंक 3.11 और 3.12, ये किस में जाएंगे, 3.11 ये किस में चले जाएंगे, K शेल में, यानी एटम तो फॉर्म होगा। यानी इसने जो शुरू में बोला था कि द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, वो कुछ भी हो, यानी ये रेंज इतनी काम की नहीं है, उसकी हाईएस्ट एनर्जी जो है उसका ये कंसेप्ट अच्छा था कि हाईएस्ट एनर्जी रहेगी वो, यानी अब यहां पर कौन आएंगे, E4 और E5, यानी यहां पर अब आएंगे E4 और E5। क्लियर है बेटा, ये था नील बोहर का, अब इसी नील बोहर का एटम का जो शेल था। ठीक है, अब इसी के ऊपर उसने स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई थी। जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज थी तो उसने एनर्जी की एक सीरीज बनाई थी जो कि बहुत ही आसान बनाई थी, और इसी से उसने हमारी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज को फाइंड किया था। ठीक है, तो देखो उसकी सीरीज कैसे थी, सेम थी भाई, कौन सी, सबसे पहले थी लेमन सीरीज, दिस इज लेमन सीरीज। इसको इसने कैसे फाइंड किया था, इसके लिए फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेडबर्ग कांस्टेंट है ना, दिस इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। ये जो k है, यहां पर कई बार आपको n भी मिलेगा, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। मैंने पिछले में बताया था कि जो ये k है इसका अगर ये शेल नंबर भी बता रहा है मुझे, नंबर ऑफ द ऑर्बिट बता रहा है, तो जो k की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 2, 3, 4, और इससे एक रिजल्ट निकाला, when an electron from an outer orbit jumps into first orbit, then it shows Lemon series, जिसका फॉर्मूला उसने क्या दिया था, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/k
के स्केयर, ठीक है। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ऑर्बिट से जंप करके किस में आएगा, फर्स्ट में। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में E1 और E2 की वैल्यू 0.78 और बाय चांस 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और बाय चांस उसी टाइम मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ गया और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी E3 आ गया 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है ये जो 7.3 था, E3 था, ये जंप करके किस ऑर्बिट में आएगा, फर्स्ट में। और ये कौन सी सीरीज शो करेगा मुझे, ये सीरीज शो करेगा लेमन सीरीज। और यही सीरीज थी हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन की। यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोर देन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फर्स्ट शेल में होगा तो वो जो रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, यूवी रेज का। वो किसका बनेगा बेटा, यूवी रेज का, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी को फिर से डिराइव करते हुए। तो दूसरी सीरीज क्या थी लेमन के बाद, फिर सेकेंड सीरीज थी बेटा बेलमार सीरीज। बेलमार सीरीज, उसका क्या फॉर्मूला था, सेम वही, R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। यानी इस बार जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 3, 4, 5। यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट जंप इनटू सेकंड ऑर्बिट, then it shows बेलमार सीरीज, ठीक है। यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट का तो कोई जंप नहीं करेगा ना सेकंड में, क्यों, क्योंकि उसकी तो एनर्जी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी। हाँ, अगर ये लूज कर देता है तो फिर से हमारा कौन सा कंसेप्ट है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज करेगा तो वो किस में क्या करेगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। न्यूक्लियस से दूर मतलब ऑर्बिट को चेंज करेगा, यानी फर्स्ट है तो सेकंड में जाएगा, सेकंड है तो थर्ड में। वो तो देखेगा कि उसकी एनर्जी किस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग सेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई थी बेलमार सीरीज के बाद कौन सी, पास्कल सीरीज। कौन सी बेटा, पास्कल। तो पास्कल के लिए मेरे पास फिर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 3। यहां पर क्या बन जाएगा, 3 पास्कल सीरीज, सेम फॉर्मूला। यहां पर इस बार ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, और जो चेंज होगा, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट जंप इनटू थर्ड ऑर्बिट, देन इट शोज पास्कल सीरीज। क्लियर, बहुत ही आसान है। ये जो हमारी पास्कल सीरीज थी असल में ये थी IR की, क्या थी, IR, यानी इंफ्रारेड रीजन। जैसे मैंने इससे पहले बेलमार कराई। बेलमार किस चीज की सीरीज थी हमारे पास, विजिबल लाइट, जो विजिबल स्पेक्ट्रम था ना, यानी जो लाइट मुझे नजर आने लग गई थी वो किस सीरीज में नजर आएंगी, बेलमार सीरीज में, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास पास्कल, बेलमार, पी फॉन्ड और ब्रैकेट है, ये सब आप लोग करेंगे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी बेटा, बोहर की लिमिटेशंस क्या थी वो देखो। सबसे पहली चीज कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया कि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वो ऐसे भी तो घूम सकता है, यानी ये सर्कुलर पाथ ये क्यों ले रही है, इन्होंने एलिप्टिकल पाथ क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। जब कोई बॉडी हमने कहा किसी का लॉन्ग घूम सकती है, वो किसी, अब ट्रायंगल तो नहीं बोलूंगा, तो जैसे जब सर्कुलर घूम सकती है तो एलिप्टिकल पाथ भी घूम सकती है। दूसरी चीज जो उसकी ये थ्योरी थी, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट, वही हाइड्रोजन और हीलियम तक ही सीमित थी। उसके बाद ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्यों, क्योंकि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे,
तो अनस्टेबिलिटी आ रही थी। जैसे मैंने E1 से लेकर E13 तक बनाया और जो सीरीज थी वो एक्सप्लेन कर रही थी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें रहेगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, जबकि ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास E1 की वैल्यू हाइड्रोजन है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वैल्यू ही 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग उसको किस में होना चाहिए, उसको तो E5 में या E3 में होना चाहिए, यानी फोर्थ या थर्ड फिफ्थ ऑर्बिट में। जबकि हम जानते हैं कि जब एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो सबसे पहले किस शेल में जाएगा, के शेल में, यानी E1 सीधा यहां से प्लेस होगा, कोई बाइंडिंग एनर्जी का इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, तो आई होप चैप्टर कंप्लीट हो गया एटम्स। आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर द डे।